जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल अंकित स्टडी जीके में। दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और आप लोग देख रहे हैं अंकित स्टडी जीके। आज की क्लास में हम टॉप 100 क्वेश्चन लेकर आए हैं। ये टॉप 100 क्वेश्चन जो हैं हर एग्जाम में पूछे हुए हैं और ये क्वेश्चन जो है रिपीट होते हैं। जिन बच्चों का आगे की शिफ्टों में एग्जाम है, वे सभी बच्चे इस क्लास को पूरी देखने की कोशिश करना और आप लोग ज़्यादा नहीं तो 30 क्वेश्चन इस क्लास से सही करने की कोशिश करना। जिन बच्चों के 30 क्वेश्चन सही हो जाएँगे, तो उनका सिलेक्शन जो है पक्का है, ठीक है? क्योंकि क्वेश्चन अच्छे लेवल के हैं और एग्ज़ाम ही समझो है। तो जो बच्चे 30 क्वेश्चन इस क्लास में कर देते हैं, उनका सिलेक्शन पक्का है, वो अपना सिलेक्शन पक्का मान लें, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को स्टार्ट करेंगे। उससे पहले यदि आप लोग अभी तक अंकित स्टडी जीके को सब्सक्राइब नहीं किए हो, तो अंकित स्टडी जीके को आप लोग ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करो, ठीक है? तो बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को हम स्टार्ट करेंगे, ठीक है? और आप लोग हर क्वेश्चन का जवाब देते हुए चलना। पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन-सा अनुच्छेद जो है, वो समानता के अधिकार को समाप्त करने की स्थिति से संबंधित है? अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 15, अनुच्छेद 16 या अनुच्छेद 18। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 18 है, वो समानता के अधिकार को समाप्त करने की स्थिति से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी बच्चों राइट है। ऑप्शन नंबर डी राइट है। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? गुप्त काल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है? ऑप्शन है केवल सैन्य विजय के कारण, कला विज्ञान साहित्य और प्रशासन की उन्नति के कारण, केवल आर्थिक समृद्धि के कारण या विदेशी व्यापार के कारण। तो राइट आंसर हो जाता है कला विज्ञान साहित्य प्रशासन की उन्नति के कारण। ऑप्शन नंबर बीज बिल्कुल सही है, ठीक है? ऑप्शन नंबर बीज राइट है। गुप्त काल में आर्यभट्ट, कालिदास, उन्नत प्रशासन, कला व स्थापत्य का विकास हुआ, इसलिए स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बीज राइट है। अगले क्वेश्चन चलते हैं। कार्य वर्ग की एसआई इकाई क्या है और यह किसके बराबर होती है? मतलब फार्मूला भी पूछ रहा है, किसके बराबर होती है? कार्य वर्ग बराबर क्या होता है और एसआई यूनिट भी पूछ रहा है, ठीक है? तो इसकी जो एसआई यूनिट होती है, कार्य की जूल होती है और यह बल गुणे विस्थापन के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, ठीक है? कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन और इसकी एसआई यूनिट जो होती है जूल होती है, ठीक है? तो यहाँ पर जो है इधर जो लिखा हुआ है जूल, जूल ये इसकी यूनिट हो गई, ठीक है? जूल जो है यूनिट हो गई और बल गुणे विस्थापन बराबर क्या होता है? कार्य, ठीक है? तो ये फार्मूला लिखा हुआ है, इतना सा फार्मूला है और ये उसकी यूनिट है, ठीक है? तो याद रखना। अगला क्वेश्चन, शक्ति पावर का भौतिक अर्थ क्या है? कार्य किया गया कुल किया गया कार्य, कार्य करने की दर, बल लगाने की क्षमता या ऊर्जा का संचय। शक्ति का भौतिक अर्थ क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। शक्ति जो है प्रति सेकंड किया गया कार्य होता है और इसका फार्मूला होता है P बराबर W/T, यानी कि प्रति सेकंड में किया गया कार्य। W बराबर कार्य होगा और जो है T बराबर टाइम यानी पर सेकंड और P मतलब शक्ति पावर, ठीक है? तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट है। कार्य करने की दर को जो है पावर कहा जाता है भौतिक विज्ञान में, ठीक है? अगला क्वेश्चन है, जब कोई वस्तु वृत्तीय पथ पर गति करती है, जब कोई वृत्तीय पथ पर गति करती है, तो उस पर कौन सा बल कार्य करता है? घर्षण बल, केंद्रीय बल, गुरुत्वीय बल या चुंबकीय बल? जब कोई वस्तु एक वृत्तीय पथ पर गति करता है तो उस पर जो है बल कार्य करता है अपकेंद्रीय बल, ठीक है? वृत्तीय गति में वस्तु को केंद्र की ओर खींचने वाला बल अपकेंद्रीय बल यानी कि सेंट्रीपेटिकल फोर्स कहलाता है, सेंट्रीपेटिकल फोर्स कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी बच्चों बिल्कुल सही होगा। जिनका भी सही है अपने आप को 1 नंबर दे दीजिए। नंबर भले मत दीजिए पर आप लोग सही क्वेश्चन करना, कमेंट में ज़रूर बताना कि सर मेरा ये क्वेश्चन सही है, पहले से मुझे पता था और आपके जवाब देते ही मैं बहुत खुश हो गया। ठीक, इतना आपको ज़रूर बताना है। अगला क्वेश्चन है कि दाब का एसआई मात्रक क्या है? दाब का एसआई मात्रक क्या है? बार, वायुमंडल, पास्कल या न्यूटन? तो दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो क्या होता है? दाब का एसआई मात्रक पास्कल होता है। दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। दाब बराबर क्या होता है? बल बट्टे क्षेत्रफल। तो पास्कल हो जाएगा ऐसा यूनिट। अगला क्वेश्चन, तरल में डूबी वस्तु पर
लगने वाला उत्प्लावन बल किस पर कार्य करता है? ये किस पर निर्भर करता है? तरल में डूबी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? वस्तु के द्रव्यमान पर, तरल के घनत्व पर, वस्तु की आकृति पर या तापमान पर? तरल में डूबी वस्तु पर लगने वाला उत्प्लावन बल किस पर निर्भर करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाता है। तरल के घनत्व पर। किस पर? तरल के घनत्व पर। देखो, आर्कमिडीज के सिद्धांत के अनुसार, आर्कमिडीज के सिद्धांत के अनुसार उत्प्लावन बल बराबर क्या होता है? विस्थापन तरल का भार। क्या होता है? उत्प्लावन बल बराबर होता है विस्थापित तरल का भार, जो तरल के तत्व पर निर्भर करता है। किस पर? तरल के तत्व पर निर्भर करता है। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी बच्चों। ठीक है, आपने जवाब जो है खुद देते चलो, और अपना मूल्यांकन जब खुद करोगे बच्चों तो सही, मेरी बात सही मानिए, आप लोग एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करोगे, डरोगे नहीं क्वेश्चन करने में, और एग्जाम देकर जब आओगे तो एक अलग ही लेवल कॉन्फिडेंस होगा। आपका मन करेगा कि मेरा सिलेक्शन पक्का है। ठीक है, तो डरने की बात है नहीं, क्वेश्चन अच्छे लेवल के एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, हालांकि ये क्वेश्चन जो रिपीटेड हैं और पीछे हुए, मतलब पीछे पूछे हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, तो इसमें किसी बात की शंका मत करना कि क्वेश्चन गलत हैं। मतलब अच्छे लेवल क्वेश्चन नहीं, क्वेश्चन बच्चों जो एग्जाम पूछेगा वही लेवल है। ठीक, यही लेवल एग्जाम का आता ही है। बस क्वेश्चन कभी कभी क्या होता है, कुछ क्वेश्चन ऐसे दे देंगे, कुछ क्वेश्चन जो होंगे बड़े दे देंगे। ठीक है, कि पढ़ते ही रह जाओ उनको। तो इसलिए हमने जो है दोनों प्रकार क्वेश्चन कवर किए हैं, बड़े भी छोटे भी। ठीक है, तो पहले आपको छोटे दे रहा हूँ कि आप लोग मतलब ऊबो नहीं, और जब आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा, तब हम आगे आपको अच्छे लेवल क्वेश्चन, मतलब लेवल तो भी अच्छा है लेकिन थोड़ा बड़े वाले क्वेश्चन करा देंगे। ठीक है, प्रकाश का वह परिघटन जिसमें प्रकाश का माध्यम बदलने पर मुड़ जाता है, क्या कहलाती है? देखो, ये क्वेश्चन अच्छे लेवल का है कि नहीं? है अच्छे लेवल का। प्रकाश का वह परिघटन जिसमें प्रकाश माध्यम बदलने पर मुड़ जाता है, क्या कहलाती है? परावर्तन, प्रकीर्णन, अपवर्तन या विवर्तन? इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। जब प्रकाश का माध्यम एक दूसरे माध्यम में जाता है तो उसकी गति बदलती है, जिसे अपवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अपवर्तन। ऑप्शन नंबर सी राइट। अगला क्वेश्चन, अवतल दर्पण यानी कि कॉनकेव मिरर का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? अवतल दर्पण कॉनकेव मिरर का उपयोग मुख्यतः किसमें किया जाता है? वाहन के रियर व्यू मिरर पर, दाढ़ी बनाने के शीशे में, सड़क के दर्पण में, सौर कुकर, सौर कुकर नहीं। तो ये तो देखो होगा ही नहीं। ठीक है, ये तो होगा ही नहीं। अब इन तीनों में से एक सही है। आप लोग जल्दी से कमेंट में बता दीजिए। हमने पहले एक को तो एलिमिनेट कर दिया, अब आपके बचे तीन। तो सड़क दर्पण तो होना ही नहीं चाहिए, हमको लगता है। सड़क दर्पण होना चाहिए, नहीं होना चाहिए ना? आप जल्दी से बताइए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए ना, तो हमने दूसरा भी एलिमिनेट कर दिया। अब आपको दो बचे हैं केवल, ए और बी। इनमें से आपको बता दो बच्चों, जल्दी से बच्चों बता दो, सही जवाब देना कमेंट में। तो इसका राइट आंसर हो जाता है, दाढ़ी बनाने के सिलसिले में जो है अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और उत्तल में जो है वाहन का योग देखने के लिए किया जाता है। ठीक है, तो अवतल हो जाएगा दाढ़ी बनाने के शीशा। अवतल दर्पण पास की वस्तु का आभासी सीधा और बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, उत्तल दर्पण आ गया। कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग वाहनों में क्यों किया जाता है? कॉन्वेक्स दर्पण, ये क्वेश्चन आरओ में पूछा गया था बच्चों, आरओ में। ठीक है, समीक्षा अधिकारी में। ठीक है, तो उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर का उपयोग वाहनों में क्यों किया जाता है? बड़ा प्रतिबिंब देता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है, अधिक क्षेत्र दिखाता है, फोकस दूरी कम होती है। तो बच्चों, ये जो है वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता है ना, तो ये गलत है। वास्तविक प्रतिबिंब दिखाता है कि नहीं दिखाता गाड़ी का? जब मान लो आप बाइक चला रहे हो या आप फुल ब्रेक चला रहे हो, तो पीछे से जो गाड़ी आती है सेम दिखती है कि नहीं दिखती है? दिखती है ना? तो क्या दिखाता है वो? अधिक क्षेत्र दिखाता है। क्या दिखाता है? अधिक क्षेत्र। ठीक है, उत्तल दर्पण विस्तृत क्षेत्र देता है, और इसलिए यह रियल व्यू मिरर भी उपयोग होता है। ठीक है, क्या देता है? ये रियल रियल दिखाता है और बड़ा भी दिखाता है। वास्तविक दिखाता है लेकिन बड़ा भी दिखाता है। ठीक है, यदि यहाँ पर आपका अधिक क्षेत्र ना होता तो ये सही हो जाता, लेकिन यहाँ पर अधिक क्षेत्र दिया हुआ है, तो ऑप्शन नंबर सी राइट है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ध्वनि तरंगों का माध्यम क्या होता है? ध्वनि तरंगों का माध्यम क्या होता है? केवल ठोस, केवल द्रव, केवल गैस, ठोस द्रव गैस? तो ध्वनि तरंगों का माध्यम जो होता है वो तीनों होता है। सबसे अधिक किस में होता है? ठोसों में,
द्रव में, गैसों में, ठीक है? तो तीनों में होता है ना? तो द्रव, गैस सब में होता है, ठीक है? बस किसी में ज़्यादा, किसी में कम। अगला क्वेश्चन, निर्वात यानी वैक्यूम में ध्वनि क्यों नहीं चलती? निर्वात यानी वैक्यूम में ध्वनि क्यों नहीं चलती? ऊर्जा नहीं होती, तरंगे नहीं बनती, माध्यम नहीं होता, दाब नहीं होता। तो बच्चों से माध्यम की आवश्यकता होती है, माध्यम होता नहीं है, ठीक है? ध्वनि की तरंगे चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता हो, तो ठीक है ना? ध्वनि को चलाने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, जो निर्वात में नहीं होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है? अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? विद्युत धारा की एसआई इकाई क्या है? वोल्ट, ओम, एम्पियर या वाट? तो विद्युत धारा की एसआई यूनिट होती है, वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर। एम्पियर को ए से डिनोट किया जाता है, ठीक है? एम्पियर। अगला क्वेश्चन, ओम का नियम किस संबंध को व्यक्त करता है? बच्चों, इसका जवाब तो आपको देना ही है कि ओम का नियम किस संबंध को व्यक्त करता है। धारा और शक्ति, धारा और प्रतिरोध, धारा और विभवांतर, ऊर्जा और समय। तो ओम का नियम जो है क्या होता है? V बराबर क्या होता है? आई आर होता है। तो संबंध क्या होता है? ऐसे मिला मिला लो कि धारा प्रतिरोध, धारा विभवांतर और V बराबर आई आर होता है ना? तो ऊर्जा समय, तो ऊर्जा समय तो नहीं होगा। धारा और शक्ति भी नहीं होगा। धारा और विभवांतर में दोनों में से एक है। विभवांतर और प्रतिरोध, जल्दी बताओ, दोनों में से एक सही बताओ, कौन सा सही है? तो क्या हो जाएगा? जल्दी बताओ। तो बच्चों, धारा और विभवांतर को बताता है, ठीक? प्रतिरोध को नहीं, धारा और विभवांतर को, ठीक है? धारा और विभवांतर को बताता है। V बराबर आई आर होता है ना, ठीक है? स्थिर ताप पर। अगला क्वेश्चन, कि विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? विद्युत शक्ति का सूत्र क्या है? P बराबर वी आई, P बराबर वी आई, P बराबर V बाई आई, P बराबर आई आर, P बराबर आई आर। तो बच्चों, विद्युत शक्ति का सूत्र जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। P बराबर वी आई होता है। क्या है? विद्युत धारा बराबर का विद्युत शक्ति बराबर क्या होता है? विद्युत धारा इंटू विभवांतर। विद्युत धारा इंटू विभवांतर, ठीक है? P से होगा पावर, V से होगा विभवांतर और I से होगा एम्पियर, यानी कि मतलब करंट, धारा, है ना? I मतलब करंट, धारा। अगला क्वेश्चन, फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, टीन, सीसा, मिश्र धातु। फ्यूज तार किस धातु का बना होता है? तांबा, एल्युमिनियम, टंगस्टन, टीन, सीसा या मिश्र धातु। तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर डी। टीन, सीसा, मिश्र धातु का बना होता है, ठीक है? फ्यूज तार का गलनांक कम होता है। क्या होता है? गलनांक कम होता है, और इसलिए टीन और सीसा मिश्र धातु का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन, कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का प्रयोग किया जाता है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किस नियम का जो है प्रयोग किया जाता है? देखो, फ्लेमिंग के बाएं हाथ दाएं हाथ दोनों में से एक होना चाहिए, या फिर मैक्सवेल नियम या राइट हैंड्स नियम, इन दोनों में से एक होना चाहिए। जल्दी बताओ कौन होना चाहिए? इन दोनों में से पहले बताओ किसका, कौन सा होगा? ए बी होगा या बी सी सी डी होगा? उसके बाद बताना है इन दो में से कौन सा होगा, ठीक है? पहले बताओ कि इन दोनों में से कौन होगा। तो बच्चों, हमने इसको दो पार्ट में क्यों क्यों विभाजित किया है? क्योंकि यहाँ पर देखो, राइट हैंड थंब रूल, और ये इंग्लिश में दिया है राइट हैंड थंब रूल, और फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम, तो ये दो तो सेम दिख रहे हैं ना? तो बच्चों, यही दोनों सही हैं, क्योंकि फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम और राइट हैंड नियम सेम ही है ना रूल। तो ऑप्शन नंबर चाहे बी बोलो चाहे डी बोलो, ठीक है? तो फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम जो होता है वो धारा की दिशा को ज्ञात किया जाता है। धारा वाहन करने वाला चालक चारों चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए जो है राइट हैंड थंब रूल का उपयोग किया जाता है, ठीक है? राइट हैंड थंब रूल बोलो या मैक्सवेल का दाएं हाथ नियम बोलो, ठीक है? दोनों सेम है, ठीक है? कोई भी आ जाए लिख लेना। यहाँ पर ऑप्शन में जो है क्वेश्चन में कुछ होगा तकनीकी प्रॉब्लम, इसलिए यहाँ पर जो है प्रिंटिंग में जो है मतलब कि लिखने में कुछ दिक्कत हुई है। तो आपको बताना ही हमेशा फ्लेमिंग का दाएं हाथ का नियम जो है धारा ज्ञात करने के लिए किया जाता है चुंबकीय क्षेत्र की, ठीक है? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के लिए किया जाता है प्रयोग, ठीक है? अगला क्वेश्चन, विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत मोटर किस सिद्धांत पर कार्य करती है? विद्युत अपघटन, विद्युत प्रेरण, चुंबकीय प्रभाव या ऊष्मीय प्रभाव? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी। धारा वाहन रोकने वाला चुंबकीय क्षेत्र में बल अनुभव करता है, ऑप्शन नंबर सी बच्चों राइट होगा, चुंबकीय प्रभाव। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम कैसे संबंधित? दाएं हाथ भी वहां आया था,
ठीक है, बायां हाथ यहाँ रहा। जनरेटर, मोटर, ट्रांसफर या फ्यूज, फ्लेमिंग का बायां हाथ किससे संबंधित है? जनरेटर, मोटर, ट्रांसफर या फ्यूज। तो ये किसे, ये मोटर की दिशा ज्ञात करता है। क्या ज्ञात करता है? मोटर की दिशा ज्ञात करता है मोटर से। अगला क्वेश्चन, फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम किससे संबंधित है? फ्लेमिंग का दायां हाथ, अब ऊपर क्या पूछा? फ्लेमिंग का बायां हाथ मोटर से, और दायां हाथ धारा से, बैटरी से, जनरेटर से, फ्यूज से। तो ये बच्चों बैटरी से होना चाहिए ना, किससे होना चाहिए? बैटरी से नहीं, ये जनरेटर से प्रेरित है। तो किस धारा से है ना, मैंने बताया था धारा, प्रेरित धारा की दिशा बताता है। कहाँ पे बताया था हमने? अभी आपको हमने बताया था जनरेटर में धारा होती है, और अभी हमने आपको बताया था, यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, ये वाला चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। ठीक है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, चुंबकीय क्षेत्र में क्या होता है? धारा होती है। ठीक है, तो धारा का जो है लेफ्ट हैंड रूल हो जाएगा। ठीक है, हालांकि यहाँ पर धारा नहीं दिया है, चुंबकीय लेफ्ट हैंड दिया है, हमें लगा धारा का होगा, धारा का नहीं है फिलहाल। लेकिन सही आंसर जो हो जाएगा जनरेटर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जनरेटर। अगला क्वेश्चन, परमाणु ऊर्जा किस प्रक्रिया पर आधारित है? परमाणु ऊर्जा किस प्रक्रिया पर आधारित? दहन, विखंडन, अपघटन, असंलयन या केवल? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। भारत में परमाणु ऊर्जा मुख्यतः नाभिक विखंडन या न्यूक्लियर फिशन पर आधारित होती है, फिशन पर आधारित होती है। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। क्या है? ऑप्शन नंबर बी, विखंडन। अगला क्वेश्चन है कि सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? सूर्य में ऊर्जा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? नाभिकीय विखंडन, और या ऑप्शन नंबर सी है, राइट आंसर है नाभिकीय संलयन से। ठीक है, सूर्य में हाइड्रोजन के नाभिक मिलकर जो है हीलियम बनाते हैं, इसे नाभिकीय संलयन संलयन कहते हैं। अगला क्वेश्चन, मानव शरीर में हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाने वाली प्रमुख धमनियां कौन सी हैं और उनके कार्य क्या हैं? मानव शरीर में हृदय से शरीर के विभिन्न भागों में रक्त पहुंचाने वाली प्रमुख धमनियां कौन सी हैं और उनके कार्य क्या हैं? शिराएं, रक्त वापस लाना, धमनियां ऑक्सीकरण युक्त रक्त ले जाना, केशिकाएं, रक्त का प्रवाह धीमा करना, और शिराएं अपशिष्ट ले जाना। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर, कौन सा ही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, धमनियां। क्या है? धमनियां, ऑक्सीकरण युक्त, ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाना। ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है और उनका कार्यकाल कब समाप्त होगा? रामनाथ कोविंद, द्रौपदी मुर्मू, प्रणब मुखर्जी, के आर नारायण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, द्रौपदी मुर्मू जी हैं, और 2027 में जो है इनका कार्यकाल समाप्त हो जाएगा। द्रौपदी मुर्मू जो है भारत की 15वीं राष्ट्रपति बनी। कौन सी 15वीं राष्ट्रपति बनी? उनका कार्यकाल जो है 2022 से 2027 तक है। अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय लोक अदालत यानी नेशनल लोक अदालत कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय लोक अदालत दिवस यानी कि नेशनल लोक अदालत डे कब मनाया जाता है? हर महीने का पहला शनिवार, हर साल 9 अगस्त, प्रत्येक न्यायालय के अनुसार हर महीने का तीसरा शनिवार। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राष्ट्रीय लोक अदालत जो है हर महीने के तीसरे शनिवार को आयोजित होती, कब होती है? हर महीने के तीसरे शनिवार को आयोजित होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, हर महीने का तीसरा शनिवार। अगले क्वेश्चन चलते हैं कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ अपना रक्षा सहयोग समझौता डिफेंस पैक्ट किया? हाल ही में भारत ने किस देश के साथ नया रक्षा समझौता यानी कि डिफेंस पैक्ट किया है? अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान या ब्रिटेन। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, ऑस्ट्रेलिया के साथ। भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2025 में दक्षिण एशिया रक्षा सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए हैं, भारत और ऑस्ट्रेलिया ने 2025 में। तो ऑप्शन नंबर बी इज राइट हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, हिंदी, इंग्लिश में कैसे लिखा जाएगा? AUSTRALY। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया ऐसे लिख दो शॉर्ट में, AUS, ऑस्ट्रेलिया हो गया। अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह नेशनल वाइल्ड लाइफ वीक कब मनाया जाता है? 1 से 7 अक्टूबर, 2 से 8 मार्च, 3 से 9 जुलाई, 1 से 7 दिसंबर। तो इसका राइट आंसर होना चाहिए 1 से 7 दिसंबर, अक्टूबर, 1 से 7 दिसंबर, अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर बच्चों हो जाएगा 1 से 7 अक्टूबर। भारत का राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह जो है 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। राष्ट्रीय वन्य जीव सप्ताह हर साल जो है 1 से 7 अक्टूबर के बीच मनाया जाता है। ठीक है, तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है।
यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। जो लोग अभी तक जो लोग अभी तक अंकित अंकित स्टडी जीके को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लो। बेल आइकन को प्रेस कर दो। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के पास शेयर कर दो, ताकि इस वीडियो का बेनिफिट आपके दोस्त, फ्रेंड्स, भाई-बहन ले सकें। ठीक है? तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को आप लोग शेयर ज़रूर करना, ठीक है? तो मिलते हैं एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए आप लोग अंकित स्टडी जीके के साथ पढ़ते रहो।